मच्छरलाल कैबिनेट की बैठक के बाद ब्रीफिंग और उसमें सीधा आपको लेकर चलते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, सुनिए। टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन देने, गवर्नेंस, उद्योग, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग के उत्तरदायी, नैतिक एवं सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों के अनुमोदन और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें आज राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 का अनुमोदन किया गया। राज्य मंत्रिमंडल ने बजट 2025-26 की घोषणा की अनुपालना में आज राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 को अनुमोदित प्रदान किया। यह नीति प्रदेश में सड़क पर चलने में अयोग्य एवं प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाकर उन्हें वैज्ञानिक, सुरक्षित एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप नष्ट करने के उद्देश्य से लाई गई है। यह नीति स्वच्छ पर्यावरण, सड़क सुरक्षा और नई तकनीकी आधारित प्रदूषण रहित वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति के अंतर्गत राज्य में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वाहनों की स्क्रैपिंग पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और ट्रेस योग्य होगी। सभी स्क्रैपिंग प्रक्रिया वाहन पोर्टल से एकीकृत होगी, जिसमें स्क्रैप योग्य वाहनों के अनधिकृत उपयोग की संभावनाएं समाप्त होगी। इस नीति के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन, फिटनेस पंजीकरण रहित वाहन, दुर्घटनाग्रस्त, क्षतिग्रस्त वाहन, नीलामी में खरीदे गए कबाड़ वाहन, अनुपयोगी वाहन या स्वेच्छा से रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी को दिए गए वाहन इस नीति के अंतर्गत स्क्रैप किए जा सकेंगे। अधिकृत स्क्रैप सेंटर से वाहन स्वामी को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग जारी किए जाएंगे। साथ ही वाहन पोर्टल पर भी डिजिटली अपलोड किए जाएंगे। सीओडी के आधार पर नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में 50% तक अधिकतम 1 लाख रुपए की छूट का भी उसको लाभ मिल सकेगा। रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग किए गए वाहन के चेसिस नंबर पर कट फीस को सीवीएस जारी होने की तारीख से 6 माह सेफ कस्टडी में रखेंगे। इसके बाद वे इसे अपने क्षेत्र के जिला परिवहन अधिकारी को जमा कराएंगे, जहां इसे 18 माह तक सेफ कस्टडी में रखा जाएगा। राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 के माध्यम से सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी और स्क्रैपिंग से प्राप्त स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, रबर व अन्य सामग्री को पुनः उपयोग की भी संभव हो सकेगा, जिससे ऑटोमोबाइल, स्टील एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सस्ती कच्ची सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। इससे वाहन जनित प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आएगी। प्रति वाहन 1 या 1.5 टन CO2 उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी तथा शहरों में पार्किंग की समस्या भी कम होगी। इस नीति में निवेश को आकर्षित करने हेतु पंजीकृत स्क्रैपिंग यूनिट के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिसमें प्रारंभिक 20 इकाइयों को पूंजी निवेश पर सब्सिडी, राज्य में छूट, ब्याज अनुदान, स्टाम्प ड्यूटी व विद्युत शुल्क में रियायत शामिल है। साथ ही रिसाइकलिंग एवं स्क्रैपिंग से जुड़े स्टार्टअप को राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत समर्थन देने का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य में नए उद्योग, रोजगार सृजन और कौशल विकास को बल मिलेगा। इसी के साथ आज एक और पॉलिसी का अनुमोदन हुआ है। राजस्थान AIML पॉलिसी 2025 का अनुमोदन, जो हमारे युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान को निवेश
एवं नवाचार के उभरते केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से कैबिनेट द्वारा आज राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 को स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य बजट 2025-26 से में सेवा प्रदायगी में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए ई गवर्नेंस के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए यह नीति की लाने की घोषणा की गई थी, जो राजस्थान AIML नीति 2026 शासन, उद्योग, शिक्षा एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग के उत्तरदायी, नैतिक एवं सुरक्षित उपयोग के लिए एक समग्र ढांचा प्रस्तुत करती है। इस नीति का उद्देश्य AI के उपयोग से सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक त्वरित, पारदर्शी एवं नागरिक केंद्रित बनाना, प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करना एवं नवाचार आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना है। इस नीति के अंतर्गत AI सिस्टम पारदर्शी, जवाबदेही, निष्पक्ष, गोपनीयता संरक्षित बनाने के साथ साथ AI प्रणालियों में पक्षपात को कम करने, डेटा की सुरक्षा और निर्णय प्रक्रिया की स्पष्टता पर विशेष बल दिया गया है। इस नीति के अंतर्गत शासन में AI के चरणबद्ध उपयोग के माध्यम से सेवाओं को त्वरित, सरल और नागरिक केंद्रित बनाया जाएगा। प्रत्येक विभाग अपने लिए AI उपयोग से जुड़े कार्यों की पहचान करेगा और AI नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति करेगा। आधुनिक डिजिटल एवं कंप्यूटर अवसंरचना, AI क्लाउड सेवा और सुरक्षित डेटा स्टोरेज और टेस्टिंग प्लेटफॉर्म की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे सरकारी विभागों के साथ साथ स्टार्टअप, MSME एवं शैक्षणिक संस्थाओं को AI सॉल्यूशन विकसित करने में भी सुविधा मिलेगी। स्कूलों में ITI, पॉलिटेक्निकल संस्थाओं और कॉलेजों में AI शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। युवाओं, शिक्षकों और सरकारी कर्मियों के लिए AI प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिससे राज्य की डिजिटल क्षमता में वृद्धि होगी। उद्योग, MSME, स्टार्टअप और रिसर्च इंस्टीट्यूट को AI से जुड़े और इनिशिएटिव के लिए RIPS, MSME एवं स्टार्टअप नीतियों के अनुरूप अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे निवेश, नवाचार और AI आधारित रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। इस नीति में AI से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग एवं समाधान हेतु स्पष्ट प्रक्रिया का भी प्रावधान किया गया है। इस नीति के अंतर्गत AI अनुसंधान, नवाचार, प्रशिक्षण के लिए प्रदेश में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। जैसा कि कुल मिलाकर राजस्थान AIML पॉलिसी 2025 नीति के क्रियान्वयन से विकसित राजस्थान 2047 की परिकल्पना है, उसके अनुरूप राज्य के सतत एवं समावेशी विकास के लिए AI का एक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके, इसके लिए ये पॉलिसी लाई गई है। मैं माननीय विधि मंत्री से निवेदन करूंगा कि वो आगे इसको कंटिन्यू करें। मित्रों, नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। युगों से कहा जाता रहा है, मरुधर थारे देश में उपजे 3 रतन। मरुधर थारे देश में उपजे 3 रतन, पर अब श्री भजनलाल जी की सरकार में उपजे रतन ही रतन, और इनमें से एक है अत्याधुनिक हमारी रिफाइनरी, जो हमारे लिए, हमारे मरुधर प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए न केवल गौरव का क्षण होगा, बल्कि राजस्थान और देश को समृद्ध और विकसित बनाने का जो अमृत काल है, उसका माइलस्टोन भी होगा। मित्रों, पचपदरा बालोतरा में
9 मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक क्षमता की रिफाइनरी और इसके सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना का एसपीएसएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत द्वितीय ये संशोधन लागत एवं समयावधि का आज अप्रूवल हुआ है हमारे कैबिनेट में। इसकी बैक हिस्ट्री आप सबको जानकारी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2013 में इसका बहुत बड़ा प्रयास किया रिफाइनरी लगाने का, लेकिन वो देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए पूर्ण रूप से घाटे का सौदा था। फिर 2017 में इसको रिव्यू किया गया और उसके उपरांत सारे प्रकोपों देखने के उपरांत हमारी जमीन, हमारा पानी, हमारी आय, हमारी धरती, इस सब को करने के बाद 18 अप्रैल 2017 को एक नया एमयू समझौता पत्र साइन हुआ और उसके अनुसार इस रिफाइनरी को एक निश्चित समयावधि के उपरांत प्रारंभ होना था और इसमें 43,129 करोड़ की लागत आनी थी। 2.1 के ऋण अंशदान पूंजी इक्विटी अनुपात था और 70% हिस्सेदारी कंपनी की थी, 26% हमारी थी और ये कुल 28,753 करोड़ का ऋण और 14,723 की प्रेसिडेंट इक्विटी के साथ 43,129 का ये एमयू होकर के साइन हुआ। इसकी सब आपको जानकारी पूर्व की हिस्ट्री है। इसको पूरा होना था अक्टूबर 2022 में, पर पूरा नहीं हुआ। इसके बाद जून 2023 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसकी समयावधि बढ़ाई और हमारी जो मंत्रिमंडलीय समिति बनी थी 6 मंथ रिव्यू कमेटी ने, उसमें ये जून 2023 में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा जो समयावधि बढ़ाई गई, कॉस्ट बढ़ी, उसका अप्रूवल दिया, उसको अप्रूव किया, उसमें कोई संशोधन या अन्य नहीं किया, एज इट इज रखा। जो द्वितीय संशोधन हेतु प्रस्ताव आए थे उसमें अब जो संशोधन हुआ है उसमें 24 जुलाई 2025 को उन्होंने प्रस्ताव किया रिफाइनरी सेक्शन में एक रिफाइनरी एसयूआर सेक्शन के साथ 1 होगा, एक केमिकल कंप्लीशन की पीरियड तय होगा। तो केमिकल का 31/12/2025 था और कमीशन प्रारंभ हो एसयूआर के बिना होना था, वो जनवरी 2026 में होना था। और पेट्रोकेमिकल सेक्शन जो था दूसरा, उस पेट्रोकेमिकल सेक्शन का कंप्लीशन मार्च 2026 था और कॉमर्शियल प्रोडक्ट कॉमर्शियल प्रोडक्ट का थर्ड पार्ट आता कॉमर्शियल प्रोडक्ट जो रहता है वो जुलाई 2026 में पूरा होना। ये सेकंड अमेंडमेंट कंपनी लेकर के आई, तो इसका परीक्षण करवाया गया और भारत सरकार की एक कंपनी है, उस कंपनी की मार्फत इसका परीक्षण करवाया गया। तो रिफाइनरी में ये जो संशोधन सेकंड अमेंडमेंट जो कंपनी लेकर आई थी, इसको सही माना गया, वाइबल माना गया, स्टेट के हित में माना गया, देश के हित में माना गया और आज इसका अप्रूवल हुआ है। अब रिफाइनरी का जो संशोधन प्रारूप आया है, रिफाइनरी सेक्शन में पहला पार्ट इसका रिफाइनरी सेक्शन, उसका सब पार्ट है रिफाइनरी एसयूआर सेक्शन 1 के साथ केमिकल कंप्लीशन 31 दिसंबर 2025 है, जो बराबर समय पर चल रहा है। दूसरा पार्ट रिफाइनरी सेक्शन में कमीशनिंग प्रारंभ करना है एसयूआर के बिना, वो जनवरी 2026 में, वो भी समय पर चल रहा है। और इसका सेकंड पार्ट है पेट्रोकेमिकल सेक्शन, उसमें केमिकल कंप्लीशन का पीरियड जो है वो 31 मार्च 2026 है और कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो प्रारंभ करना है वो 1 जुलाई 2026 है। और ये पूर्ण रूप से एग्री होने के आधार पर आज इसका हमने समझ दिया है। और मैंने जो आपने कहा था कि भारत सरकार की कंपनी मैकान लिमिटेड ने इसकी पूरी स्टडी की थी और स्टडी करने के उपरांत 4/12/2025 को राज्य सरकार उसको रिपोर्ट दी कि ये जो अमेंडमेंट जो है ये अगर राजस्थान सरकार स्वीकार करती है तो ये राजस्थान सरकार या राजस्थान राज्य के हित में है, इसमें राजस्थान राज्य को कोई लॉस नहीं है।
और इस जांच रिपोर्ट को 5/12/2025 को प्रस्तुत करने के उपरांत लागत वृद्धि को, क्योंकि लागत वृद्धि हो रही थी तो अनेक तरह के मन में प्रश्न आ सकते हैं कि लागत वृद्धि हुई तो फिर नुकसान होगा, तो उन्होंने कहा है कि लागत वृद्धि जो हुई है वो उचित माना है और रिफाइनरी कार्य में जो विलंब हुआ है उसका SRLM द्वारा वित्तीय संशोधित लागत मूल्य एवं समयावधि प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और उसको इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हुआ, इसको IDC बोलते हैं। ये कंस्ट्रक्शन जो लागत बढ़ी है वो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड में बढ़ी है और उस कंपनी ने इसको भारत सरकार के उपक्रम में सही माना और इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के कारण इक्विटी पेटे भुगतान हेतु सरकार की इक्विटी राशि 6,321 करोड़ से बढ़कर रुपए 6,886 करोड़, कुल वृद्धि 565 करोड़ हो जाएगी। और प्रशासनिक विभाग ने भी ये माना कि अनुशासित रिफाइनरी परियोजना द्वारा ये जो हम अलाउ कर रहे हैं इससे अतिरिक्त राशि का जो 565 करोड़ का मैकेनिकल कंप्लीशन समयावधि की वृद्धि की शर्त प्रदान की गई है वो पूर्व अनुमान यथावत बनी रहेगी। और अब जो बेनिफिट जो हमारा होने वाला है, जो पूरा होने वाला है शॉर्ट में, ये संशोधित परियोजना की लागत अब पहले कांग्रेस के राज में बढ़ गई थी जिसको हमारी कमेटी ने अप्रूव किया, 72,937 करोड़ रुपए हो गया है और इसमें 6,500 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ कुल 79,457 करीब हो गया। आयु मान के चले करीब 80 करोड़ के आसपास का है। 79,459 ये करोड़ एक्चुअल लागत कॉस्ट अब बढ़ करके हुई है, जो आज कैबिनेट के जो उनका जो प्रस्ताव था कैबिनेट में उसको अप्रूव किया है। दूसरा, परियोजना की संशोधित इक्विटी राशि जो रुपए 24,312 करोड़ से बढ़कर 26,886 करोड़ हो गई है। और तीसरा, परियोजना का संशोधित ऋण 48,625 करोड़ से बढ़कर 52,900 करोड़ रुपए हो गया है और राज्य सरकार की अंश पूंजी को पूर्व अनुमान 26% ही रखा गया है। राज्य के हित को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो उसका एज इट सेम रखा गया है और संशोधित अंश पूंजी का अनुमोदन किया गया है। परियोजना पर लागत वृद्धि के फलस्वरूप राज्य सरकार की इक्विटी पेटे राशि 6,300 करोड़ से बढ़कर 6,880 करोड़ हुई है और अतिरिक्त राशि का भुगतान जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, बाकी सेम है। और रिफाइनरी की मैकेनिकल कंपनी जैसा हमने बताया हो जाएगा, व्यवसाय 31 जुलाई को प्रारंभ हो जाएगा और हमारा प्रयास है अगर सभी काम ठीक रहा तो शायद जनवरी में विधिवत ये प्रारंभ हो जाएगी। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों के द्वारा उनके कर कमलों से जनवरी इसी में हम प्रारंभ करने को जा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस रिफाइनरी का प्रारंभ होने से हमारे राजस्थान की इकोनॉमिक में एक बहुत बड़ा उछाल आएगा, संदेश जाएगा कि हमको एक बहुत बड़ा रेवेन्यू राजस्थान को मिलेगा और राजस्थान के विकास में काम आएगा। दूसरा, आज महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसी देश और प्रदेश का विकास उसकी स्वयं शासित संस्थाओं पर निर्भर करता है और हमारा जो हमारी स्वयं शासित संस्था है, चाहे ग्राम पंचायत है, चाहे हमारी नगर पालिका है, चाहे हमारे नगर निगम है या नगर परिषद है। अब पंचायत राज में ये माना गया है कि किसी देश का प्रदेश का विकास ग्राम राज्य के द्वारा, राम राज्य के द्वारा होना आवश्यक है और इसी के तहत हमारा जो वेतन आयोग, जो 7वां राज्य वित्त आयोग जो बना हमारा, उसकी पूरी रिपोर्ट आने में तो समय लगने की संभावना है, इसलिए उन्होंने अंतरिम रिपोर्ट हमें दी है और अंतरिम रिपोर्ट में ये माना गया है कि इसका कितना रेशियो पंचायत राज को कितना मिलना चाहिए, टोटल जो रेवेन्यू है उसका, और नगर पालिका नगर निगम को कितना मिलना चाहिए। तो अभी तक का जो रेशियो चल रहा है वो 7% चल रहा है। हमारी जो राज्य की शुद्ध कर राजस्व है, नेट जो हमारा रेवेन्यू है, उसका 7% हिस्सा इन संस्थाओं को मिलता है। आर्टिकल 243 जो हमारे संविधान का अध्याय 9 है और संविधान का अध्याय 9A, ये दोनों पंचायत राज संस्थानों और नगर पालिकाओं को अधिकार, पंचायत राज को उनको अधिकार दिया गया है कि इनको कितना हिस्सा मिलेगा और उसी के तहत हमारे इस 7वां वित्त आयोग ने इसकी सिफारिश की है और हमारी इस अंतरिम सिफारिश के अनुसार ये जो हिस्सा वितरण होगा जिसमें 73.2 पंचायत राज को जाएगा और 26.8 हिस्सा जो है वो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद इनको जाएगा।
और हमारी जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, शहरी निकाय हैं, उन सबको ये इसी अनुसार हिस्सा राशि मिलेगी और आने वाला जो हमारा हिस्सा राशि है उस अनुसार वितरण की जाएगी। और हम चाहते हैं कि हमारी जो ये संस्थाएं हैं जो किसी देश और प्रदेश के विकास की मेन धुरी है, क्योंकि हमारी अभी अनुमान के अनुसार 55% जनसंख्या और 15% क्षेत्रफल हमारा सभी स्थानीय निकायों के मध्य में है। ऐसी स्थिति में हम ये चाहते हैं कि इनका सर्वांगीण विकास हो, इनको इनका हिस्सा मिले और हिस्सा समय पर मिलता रहे। और इसी अनुसार हमने ये हमारे सप्तम आयोग की जो अंतरिम रिपोर्ट है इसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है और इस अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी जो कार्रवाई होगी वो चलेगी। मित्रों, हम सब ये मानते हैं कि हमारा पंचायत राज सशक्त हो, हमारी नगर पालिकाएं सशक्त हो और उससे देश का विकास हो। पंचायत राज और नगर पालिकाएं जितनी सशक्त होगी, पारदर्शी होगी, स्थानीय स्तर पर जितने निर्णय होंगे वो ही देश के विकास में आएंगे। पूर्ववर्ती सरकार ने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन हमने पूरी पारदर्शिता से नियमानुसार पुनर्गठन का कार्य भी समय पर पूर्ण किया है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार। अब मैं कैबिनेट मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि अपना विषय। नमस्कार। आज मंत्रिमंडल के अंदर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी पर्यावरण को बचाने के लिए जो महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, राजस्थान सरकार ने पिछले बजट के अंदर ग्रीन बजट पेश किया था। उसी के तहत जितनी भी हमारी नगर पालिकाएं, नगर निगम, नगर परिषदों के अंदर कोई भी इन्वेस्टर ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जो कार्बन उत्सर्जन कम से कम करे, ग्रीन एनर्जी से चले, ऐसों के लिए एक पॉलिसी लेके आए। उसका आज मंत्रिमंडल में अनुमोदन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारा पर्यावरण सुधरे, लोगों को जो शहरों के अंदर जो लोग छोड़ के आजकल गांवों के अंदर जा रहे हैं, शहरों की स्थिति जिस तरह से अभी दिल्ली की बात करें, किस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा कर रहा है, इसके लिए ये सब चीजें इसके अंतर्गत जितने भी कोई, चाहे हमारे एजुकेशन का वो हॉस्पिटल हो, कोई दूसरी इंडस्ट्री हो, जिसमें अंतर्गत उद्यमों एवं शहरी स्थानीय निकायों, नवीनीकरण ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन, जो भी हमारा वेस्टेज आता है उसका प्रबंधन वो करे, जल संरक्षण का कोई ऐसे काम करे, वायु प्रदूषण को नियंत्रण करे, सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को ऐसा उसके अंदर हो, पर्यावरण अनुकूल क्षेत्रों में कार्य प्रयुक्त करने के लिए किया जाएगा। ऐसे संस्थानों के लिए आज मंत्रिमंडल के अंदर जिस तरह से हमारे रिप्स 2024 के अंतर्गत जो ग्रीन इंसेंटिव देते हैं, उसी के तहत अतिरिक्त उनके पर्यावरण संबंधी योगदान के लिए ग्रीन क्रेडिट वाउचर जारी किए जाएंगे। इससे ग्रीन वाउचर 1 करोड़ रुपए तक के हरित निवेश पर 5%, 10 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर 10% या मैक्सिमम 2.5 करोड़ रुपए उसको मूल्य के होंगे। इससे आने वाले समय के अंदर जो पोल्यूशन पे कंट्रोल होगा, एक मुख्य काम आज हमारी इसमें लिया। इसके साथ साथ ऐसी सेवाएं हैं जिनके अंदर कई त्रुटियां थी, जिसके अंदर आज मंत्रिमंडल के अंदर लिया गया। राजस्थान राजस्व लेखा सेवा नियम 2025, इसमें राजस्थान राजस्व का लेखा सेवा नियम 2025 के प्रारूप को आज मंत्रिमंडल द्वारा जो मंजूरी दी गई, इसमें राजस्थान सेवा अधीनस्थ सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के उपरांत सेवा नियम बनाया जाना आवश्यकता। नवीन सेवा नियम के लागू होने से राजस्व लेखा संवर्ग के तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर भर्ती होने वाले कार्मिकों को राजस्व सेवा लेखा अधिकारी ग्रेड 2, सहायक राजस्व लेखा अधिकारी ग्रेड 1 के अधीनस्थ सेवा के पदों में राजस्व लेखा अधिकारी के पद पर राज्य सेवा में पदोन्नति के समुचित अवसर, अनुभव एवं पात्रता अनुसार क्रमबद्ध रूप से प्राप्त हो सकेंगे। ये राजस्थान राज्य लेखा सेवा के लिए ये किया। दूसरा, राजस्थान विधानसभा सचिवालय भर्ती के नियमों में 1992 को संशोधन किया है। पहले विधानसभा के अंदर जो भी मार्शल या अतिरिक्त मार्शल का जो भी उप मार्शल की जो भी भर्ती होती थी राजस्थान पुलिस से होती थी। अब
सैन्य अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति स्थान तथा विशेष चयन के माध्यम से भी भरा जा सकेगा। ये भी आज हमने संशोधन किया। इसके साथ साथ स्पेशल सिक्योरिटी विंग के कार्मिकों के विशेष भत्ते में वृद्धि। कोई भी इंटेलिजेंस के हो, एसओजी के हो, या जो भी अंडरग्राउंड कोई हमारी सुरक्षा के लिए जो वर्कर जो काम करते हैं, पुलिस के जो काम करते हैं, दूसरे राज्यों के अंदर उनको 25% एक्स्ट्रा मूल वेतन का पैसा दिया जाता था। यहाँ राजस्थान के अंदर 2012 के में नियम था 15% ही हम यहाँ देते थे। उसको संशोधन करते आज मंत्रिमंडल में उसका अनुमोदन किया गया कि आने वाले समय में उनको 25% दूसरे राज्यों की तरह दिया, जिससे उनका मनोबल बना रहे। ये आज महत्वपूर्ण 3-4 निर्णय किए। कोई अगर कोई सवाल हो आप सभी के तो कैबिनेट से संबंधित पहले ले लेते हैं, जो कोई बताइए। इन्वायरमेंट की आप बात करें, द बिगेस्ट इशू इज दैट इन अरावली इलीगल माइनिंग जो बिगेस्ट इशू है एज फार एज माई थिंग इज कंसर्न। सो इज देयर एनी प्लानिंग टू डू कार्रवाई करने का अगेंस्ट, आप कार्रवाई करना चाहते हैं कुछ ऐसा कुछ इलीगल माइनिंग? साथ ही 2 विषय है आपके प्रश्न के अरावली को लेकर के। पहला तो यह है कि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सब जुडिस है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ डायरेक्शन है, पर उसके बावजूद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डायरेक्शन आना या स्वयं कॉन्ग्रेस लेने से पहले राजस्थान सरकार की एसओसी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी इस पर पूरा इंस्टीट्यूट लिया, डायरेक्शन दिए, न कोई नई लीज दी जाएगी, न कोई अवैध खनन होने दिया जाएगा। और इसके लिए आपने आपके समाचार प्रिंट मीडिया के मार्फत आपने पढ़ा भी होगा, इतनी सभी जिला जो इससे संबंधित है, जिला कलेक्टर को डायरेक्शन दिए गए। जो छोटे बॉडी को अवैध गतिविधियां करती है, कल उनको पकड़ा है। और हमारा ये पूरा फोकस रहेगा, अरावली का पूरा एरिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और उसके द्वारा भी इंटैक्ट रहे, उसमें कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हो, पर्यावरण की रक्षा हो, अरावली की पूर्ण रूप से सुरक्षा हो। सर, कांग्रेस क्या है कि लीगल माइनिंग की बात करिए तो इशू उठा रही है, लेकिन बड़ा इशू तो अनलीगल माइनिंग का है। जो राजस्थान की सरकार मित्र, राजस्थान की सरकार किसी को भी किसी भी तरीके से कितना भी बड़ा हो इलीगल माइनिंग नहीं करने देगी। कांग्रेस के राज में कितना इलीगल माइनिंग होता था, और कांग्रेस के राज में ही ये जो डेफिनेशन दी गई वो कांग्रेस के राज में दी गई है। कांग्रेस के राज में ही सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। हम उस पर नहीं जाते, हम ये कहते हैं अरावली को हमको इंटैक्ट करना है, अरावली को सुरक्षित रखना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। और कोई ये पटेल साहब, सचिन जी, 15 साल से पुराने वाहन जो हैं वो सड़कों से हटाए जाएंगे, उनका स्क्रैपिंग होगी। तो अभी जो 15 साल से पुराने वाहन है उनको रिन्यू किया जाता है, तो क्या वो नियम हट गया? बिल्कुल स्क्रैपिंग जो दे रहा है उसको हम प्रोत्साहन भी दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति नया वाहन खरीदे तो उसको अधिकतम 1 लाख रुपए तक की हम उसको छूट दे रहे हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए अभी ये पॉलिसी लाई है स्क्रैपिंग की, और जो स्क्रैपिंग लगा रहा है उसको भी हम डीएलसी में भी छूट देकर और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करें, ताकि जितना भी हमारा खराब वाहन प्रदूषण करते हैं या वो वाहन चलने में उनके अनफिट है, इसके लिए इसको बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। एक प्रश्न मेरा ये है कि अभी आपने कहा कि 70% जो है हिस्सा उसमें कंपनी का है, 26% राजस्थान सरकार का है, तो बाकी का 4% किसके पास है? इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर है। हाँ। तो 4% किसके पास रहेगा? इक्विटी कंपनी के पास रहेगा। कंपनी हमारा जो 74% आपने 70 और 26% हमारा है। अगर फिगर में कहीं हो तो करेक्ट कर दें। ठीक है सर, ये जो आपने वाहन के बारे में बताया प्लस 26 74 एसपीसीएल और 26 गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। कोई बात करेक्ट कर। हाँ, और कोई? सर, ये जो थानों में जो पुराने वाहन पड़े, कबाड़ जो पड़ा है थानों के अंदर जब्त किए हुए वाहन, उनका क्या होगा? उनकी भी स्क्रैपिंग होगी या उनको कोई अलग से पॉलिसी उनकी होगी? एक मिनट देखिए, जो सीज वाहन होता है प्लीज उसका डिस्पोजल अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑर्डर होता है। वो सीजन होने के बाद उसकी जो कस्टडी होती है वो कोर्ट के पास होती है, पर उसमें हमारे रूल्स है, उसी के अनुसार जो भी डिस्पोजल होता है वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि दैट इज इन अंडर कस्टडी ऑफ ए कोर्ट। प्रेमचंद बैरवा जी, आपने जो वाहन का स्क्रैपिंग के लिए जो 1 मिनट प्लीज,
आप जो वाहन के लिए कह रहे हैं, तो आप प्रोत्साहन दे रहे हैं कि जो ओल्ड व्हीकल्स हैं, जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, उनको रोड से हटा दें। कुछ प्लान है कब तक ये होगा कि जो 15 साल के पुराने वाहन हैं वो किस फेज में हटाए जाएंगे? क्योंकि ये दिल्ली में लागू है लेकिन राजस्थान में नहीं था। लॉट ऑफ पीपल आर बाइंग सेकेंड हैंड कार्स। नहीं, हमारे यहाँ पे भी हमने 2 स्क्रैपिंग सेंटर है हमारे, उनमें इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ उनमें ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा था, इसलिए उनके अनुसार, उनके कहे अनुसार हमने उनको डीएलसी में और छूट देने का काम किया। और वाहनों को मैं बता रहा था अभी 1 लाख तक काम छूट देने का काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये ज़्यादा आएंगे वाहन, हमारे उनकी भावना बढ़ेगी देने के लिए और नहीं लेने के लिए, तो निश्चित रूप से इसमें ये प्रोत्साहन के लिए हम कर रहे हैं। बैरवा जी, आरटीओ के एक सेकंड मित्र हमारे एक पूरा हो जाए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने रिफाइनरी टाइम पर पूरी हो, कॉस्ट लागत जो हमारा समझौता है उसके अनुसार हो, 2 बार विजिट किया है, हमारे अधिकारियों को बार बार मौके पर भेजा है। इसका मेन थीम यही है, उद्देश्य यही है, उनका फोकस यही है, संकल्प यही है कि समय पर पूरी हुई। पूरी संभावना है कि मल मास के ऊपर अगर हमको प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिल गया तो शायद जनवरी में ही कार्यक्रम संभव है। बैरवा जी, आरटीओ के नाक के नीचे जो नगरीय बस चलती है, जो जिनकी फिटनेस नहीं होती है, वो धुआं छोड़ते हैं, उसको भी क्या इसमें इनबिल्ड किया गया इस पॉलिसी में? इसमें लिखा हुआ है ना, सरकारी वाहन सारे लिखे हुए हैं। सर, आपने एआई लर्निंग की बात की है, लेकिन डिजिटल साक्षरता अभियान के कई वर्षों के बाद भी अभी तक आप देखें तो प्रदेश के सैकड़ों स्कूलों में कंप्यूटर लैब ही नहीं है और कंप्यूटर अनुदेशक भी नहीं है। तो ऐसे में आप एआई जो लर्निंग है उसको कैसे स्थापित करेंगे स्कूलों में? देखिए, एआई पॉलिसी लाई है। एआई पॉलिसी का तात्पर्य यह नहीं कि कल ही स्कूल में जाकर सब कुछ हो जाएगा। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमारे एआई कैसे आवे, एमएलसी में आगे कैसे बढ़े। अनेक विद्यालयों में हमारे लैब नहीं मारना, उसको कोई नहीं मारने पुस्तक से नहीं, लेकिन हम धीरे धीरे सने सभी विद्यालयों में, हमारे महाविद्यालयों में इसको लागू करेंगे। हमारे विद्यार्थी कैसे सीखे। पॉलिसी का तात्पर्य फील्ड वर्क नहीं, पॉलिसी का मात्र एक कंसेप्ट देना है और इसको हम राजस्थान, अभी तो हमारा प्रथम चल रहा है और हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे सभी जगह लागू करेंगे। आप सबका बहुत भैरव साहब, एक सवाल है, आप नियमों का पालन कराने के लिए सरकारी और निजी बसों से कैरियर हटा रहे हैं और एक तरफ वो हड़ताल पे आमादा है, तो क्या रास्ता बीच का निकालने के, क्या रास्ता निकालोगे आप? तो 30,000 बसें बंद हो गई तो बड़ी समस्या होने वाली। देखिए, समय समय पर हम उन लोगों से भी मीटिंग कर रहे हैं और उनको ये समझाइश कर रहे हैं कि हम जो यातायात के नियम है और जो बॉडी के नियम है उस हिसाब से ये वाहन बनाएं और निश्चित रूप से हमारी जितनी दुर्घटनाएं और जो हुई है उसमें कमी लाने के लिए जो कैरियर में अनेक सामान रख लेते हैं, डिग्गी बढ़ा लेते हैं और बॉडी को मॉडिफाई कर लेते हैं, इसके लिए हम उनको भी समझा रहे हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो बॉडी बनाते हैं, उनके भी हम पेनल्टी भी लगा के उनको इस मामले में सतर्क कर रहे हैं और आने वाले समय में हम सब जागरूक हों ताकि इस तरह का हम जो भी बस में इस तरह की कोई अनियमितता होती है उसको अपन सही करें। उन्होंने कहा है कि HPCL राजस्थान में रिफाइनरी नहीं लगाना चाहता था। उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने इंटरफेयर किया तो रिफाइनरी राजस्थान को मिली और इसका शिलान्यास सोनिया गांधी के द्वारा हो चुका है। इस पर आप कहेंगे? हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी सिर्फ सुर्खियों में रहना चाहते हैं और उनके समय में जो समझौता कंपनी के साथ हुआ, अगर वो अस्तित्व में रहता तो न रिफाइनरी बनती न राजस्थान का कहीं हित होता। जमीन हमारी थी, पानी हमारा था, तेल हमारा था और जिस टर्म में समझौता किया गया था उसको राजस्थान को कुछ भी नहीं मिलने वाला था। आज मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान की सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को, उन्होंने रिव्यू किया। मैं धन्यवाद दूंगा नरेंद्र मोदी जी को कि उस वक्त उन्होंने उसका समर्थन किया और ये नया एमयू हुआ 2017 में और राजस्थान का हित सुरक्षित हुआ।
इसीलिए अशोक गहलोत जी को ये कहिए कि अपने समय के एमयू और वर्तमान समय के एमयू को मिला करके फिर कोई स्टेटमेंट। मंत्री जी एक थोड़ा क्लियरिफिकेशन क्लियर कर दीजिए इस बात को कि क्या 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां राजस्थान में चलेगी या नहीं, पेट्रोल की होगी या डीजल की होगी, या अपनी मर्जी से आके स्क्रैप कराओ तो कराओ, नहीं तो चलाते रहो, क्या है? देखो, दो आंसर जो हमारे जिले हैं भरतपुर और अलवर में, यहाँ पे तो 10 साल की लिमिट है। बाकी हमारे और जिलों में 15 साल तक डीजल वाला और पेट्रोल वाला 10 साल की। ये पटेल साहब मेरा सवाल तो ले लो। तो भजनलाल कैबिनेट की ये प्रेस ब्रीफिंग थी, जहां कैबिनेट पे हुए फैसलों को, इस मीटिंग में लिए गए फैसले को विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही साथ सवालों के जवाब भी मंत्रियों ने दिए कि आखिर जो फैसले लिए गए उसे किस तरह से जमीन पर लेकर आएंगे, कितना वक्त लगेगा। लेकिन आज कैबिनेट बैठक के फैसले बेहद अहम थे। भजनलाल कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग को लेकर ही जिस तरह से मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भी जानकारी दी और खासतौर से अरावली को लेकर भी यहां पर सवाल उठाए गए।